चलिए, तो कहाँ डाउट है भाई? 440 44 4 में क्या है बताइए? इसमें ये इम्प्लाइज है, यहाँ पे सही से वो नहीं हुआ है। तो बताओ भाई हार्दिक, है क्या डाउट है इसमें? सर इसमें मतलब ऑप्शन डी किस लॉजिक से आया वो समझ नहीं आया। अच्छा, कह रहा है कि ई एन एफ आर टू इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सब लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। तो देखो, वन वे स्टेटमेंट होता है। क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सब लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं फुल लेंथ 51, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। तो क्या आपको लगता है ये इंप्लाई करता है ई सबसेट होगा एफ का? नो सर। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन एफ है एंड ई इंटरसेक्शन एफ पॉजिटिव है। ये भी बता रखा है कि ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी जो है पॉजिटिव है ना? ये चीज है। तो इसका मतलब ये है कि जरूर, है ना, ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो ई एफ में कुछ ना कुछ कॉमन है ना? ई एंड एफ में कुछ ना कुछ कॉमन तो है, ये है। ठीक है, तो ओके, तो ये कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ई इंटरसेक्शन एफ में। तो कुछ एलिमेंट कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहना क्या चाह रहा है ये कि अकरेंस ऑफ ई इम्प्लाइज अकरेंस ऑफ एफ। तो ई अकर करेगा तो एफ भी अकर करेगा। तो ई अकर करेगा मतलब इवेंट ई विल हैपन देन एफ विल हैपन। तो जरूरी है, क्योंकि ई सबसेट होना एफ का जरूरी तो है नहीं, जरूरी नहीं है। अकरेंस ऑफ एफ इम्प्लाइज अकरेंस ऑफ ई, ये भी जरूरी नहीं है। नॉन अकरेंस ऑफ ई इम्प्लाइज नॉन अकरेंस ऑफ एफ। अगर ई ऑकर नहीं करेगा तो आपको पता है, जो बी और सी एक ही स्टेटमेंट है, आपको पता होगा। हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक में या कोर्स में अक्सर बात करते हैं कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इंटर का, पॉजिटिव। है ना? पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। तो ए और सी एक ही बात कह रहा है, सॉरी, बी और सी एक ही बात कह रहा है ना? कि नॉट पी नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। सो बी और सी एक ही बात कह रहा है, तो दोनों सही तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए डी सही है। सर मैंने ऐसा सोचा जैसे कि अगर ई अकर करेगा हम्म तो इसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो गई, और एफ की जो है ई से ज़्यादा है तो उसकी हम्म प्रोबेबिलिटी भी नॉन जीरो हो गई। तो हम्म मतलब ई अगर कर रहा है तो एफ भी अकर कर रहा है। मैंने ऐसे सोचा। नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं चलो एग्जांपल देता हूँ आपके कन्वेंशन के लिए। कि मान लो एक डाइस को रोल किया मैंने, ठीक? चलिए, ई में है 1 2, एफ में है 2 3 4 5 6। अब ये ओके है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब बताओ, अगर ई ऑकर होगा तो इसका मतलब या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो अगर 1 आ गया मान लेते हैं, तो 1 आया तो क्या गारंटी है कि 2 3 5 6 में से कोई एक आएगा? डाइस पे तो 1 आया। नो सर। सो ई अकर डज नॉट गारंटी एफ अकर्स। अगर 1 आ गया तो मतलब ई हुआ, क्योंकि ई में 1 या 2 कोई एक आ जाए तो ई अकर होगा, यही है। तो यहाँ तो ये नहीं कह रहा है कि अगर ई अगर 2 होगा तो ट्रू का मतलब श्योरली ट्रू, 100% ट्रू, काउंटर एग्जाम्पल नहीं होनी। यहाँ काउंटर एग्जाम्पल मिल गया हमें कि अगर 1 आता है तो 1 आता है, तो जरूरी थोड़ी है कि इनमें से कोई एक आएगा। ये चीजें हैं तो। ठीक है सर, मतलब हम्म अगर ई सबसेट हुआ तो वो कंडीशन मतलब वैलिड रहेगी। हाँ, अगर वैसा लिख देता, हाँ, ई सबसे तो एफ लिख देता तो ट्रू हो जाता। तो कि हाँ ई आएगा तो एफ, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ई इज इन एफ। तो ई अगर होगा तो एफ तो अगर होना ही है, ये है, ऐसा है। वो टी जो है कि W1 W2 W3 एंड W बी द डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस ऑफ R10, है ना? सच दैट ईच WI हैज डायमेंशन 9। तो एक तो R10 मतलब वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 10 है, और ये जो 3 सब स्पेस है उसका डायमेंशन 9 है। तो आपको क्या कह रहा है ये? और W जो है इंटरसेक्शन है इन सब का, है ना? तो W जो है क्या है? इंटरसेक्शन है। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड? ओके,
W may not be a subspace। तो ये थ्योरम होता है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस, ये थ्योरम है, तो W सबस्पेस तो होगा, तो ये गलत है। अब कह रहा डायमेंशन ऑफ W, एक ये नोटेशन यहाँ पे नहीं ठीक से दिख रहा, आपको वहाँ दिखेगा, आप में हो सकता है ना, उसमें ऐप में या उसमें दिखता हो, यहाँ पे ठीक से रीड नहीं हो पा रहा है। सर सो बी में लेस देन इक्वल टू है और शायद सी में ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल इक्वल टू ना, टू। हाँ, तो डायमेंशन ऑफ W मोर देन इक्वल टू 8 होगा, और डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू 7 होगा, ऐसा। तो और बोल रहा है कि यहाँ डायमेंशन ऑफ फिर सेम ही है, तो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा। सर ओके, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 8 और अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू ओ 7। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन, ठीक है, हाँ 3 मतलब ठीक है, ग्रेटर देन वैसे हम समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे रीड नहीं हो रहा, आपके सिस्टम में रीड होगा, इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि जो 40 है, तो ये तो है कि इन लोगों ने क्या कन्विंस करने की कोशिश की है, ओके, कि यहाँ से वैसा हो जाएगा। जैसे एक रिजल्ट सिंपल होता है कि डायमेंशन ऑफ जो इंटरसेक्शन होगा W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, तो ये जो होगा लेस देन इक्वल टू किसी भी एक के डायमेंशन से कम होगा, कि ये जो डायमेंशन है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W2 एंड डायमेंशन ऑफ W3, यही है। सो और ये हमें बता रखा है कितना है, ये तीनों 9 बता रखा है, तो ये तीनों 9। 9 ही है, तो ये तो श्योर है कि लेस देन इक्वल टू 9 होगा, तो ये एग्जैक्टली 9 है। तो ये तो है कि लेस देन इक्वल टू 9 की गारंटी है। और क्या कर सकते हैं, तो जैसे होता क्या है कि ये ईच WI सबस्पेस है R10 का, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन, अच्छा वैसे भी लगा सकते थे ना हम लोग, W1 इंटरसेक्शन W2, चलो दो के लिए बात करते हैं। सो ये जो फॉर्मूला होगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का होता है, तो उसमें इधर भेजे लेंगे इसको, डायमेंशन ऑफ W2, और यहाँ आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, है ना, ये आ जाएगा। अब होता क्या है कि इसका डायमेंशन तो फिक्स है 9 और 9, ठीक है, तो ये 9 और ये 9, W1 प्लस W2 ये भी एक सबस्पेस होगा, और हमें ये देखना है कि इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये मिनिमम क्या होगा, तो यहाँ मैं मैक्सिमम अगर घटाऊंगा तो मिनिमम बचेगा, है ना, तो इसका जो सम का मैक्सिमम डायमेंशन 10 हो सकता है, क्योंकि ये R10 का मेंबर है, मतलब 10 डायमेंशनल सबस्पेस वो था ना, तो R10 का था, तो इसका मतलब है कि -10 करेंगे तो हमने मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट किया तो मिनिमम बचेगा हमारे पास, है ना। सो दिस डायमेंशन इज लेस देन इक्वल टू दिस, मोर देन इक्वल टू, ठीक है, हाँ। तो यहाँ से कितना आ गया 8, तो इससे ये समझ आया कि W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन जो है मिनिमम 8 होगा, है ना, 8 से ज़्यादा ही होगा। अब जो W1 इंटरसेक्शन W वो इससे भी, अब इसको आप ठीक से देखो तो इसको अभी एक मान लेते हैं, ठीक है ना, एक मान लिया, इसको कुछ नया नाम W4 रख दो, तो डायमेंशन ऑफ W4 इंटरसेक्शन W3 तो लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ किसका, मतलब मिनिमम क्या, छोड़ो ये तो होगा ना, कि ये लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W4, है ना, इंटरसेक्शन है तो ये सबसेट होगा इसका, तो डायमेंशन इसका इससे कम ही होगा। W4 में इसका नाम रख रहा हूँ, अभी इसका नाम मैंने जस्ट W4 समझने के लिए रखा है। तो ये कितना है, ये तो 8, अच्छा ये खुद लेस देन, अच्छा ये जो है मोर देन इक्वल टू 8 है ना, अच्छा, तो हमें तो यहाँ मैंने लेस देन इक्वल टू किया है, सो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 8, मोर देन इक्वल टू 7, लेस देन इक्वल टू 3, तो 8 या 8 से ज़्यादा होगा, तुम ये बताओ
कि इसकी वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा है, तो क्या बोल सकते हैं आगे हम, या इसने फर्दर वो थ्योरम लगाया ना जो हमने अभी लगाया, इसने फर्दर अप्लाई किया है कि मोर देन इक्वल टू दिस। तो अगर मैं फर्दर वही वाला थ्योरम दोबारा लगाऊं, जैसे मैं तो ये लगा रहा था, तो यहाँ से कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि ये मोर देन इक्वल टू यहाँ लिखने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लेस देन होता तो काम बनता, तो इसका इससे काम नहीं बनेगा। तो हमें फर्दर दूसरा वही वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला फिर से लगा लो। तो यही फॉर्मूला फिर से लगाओगे तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ मतलब W4, फिर W3 माइनस डायमेंशन ऑफ W4 प्लस W3, है ना, ये है। अब बताइए फिर से, इसका डायमेंशन जो होगा हमें बताया गया है कि ये मोर देन इक्वल टू 8, 4 का ना, सो ये मोर देन इक्वल टू 8, और ये तो ऑलरेडी फिक्स है 9। अब फिर से मुझे अगर चाहिए उसकी मिनिमम वैल्यू तो इसका मैक्सिमम, तो -10, यही ना, जैसे यहाँ पे किया हमने, क्योंकि ये तो मैक्सिमम घटाएंगे तो मिनिमम बचेगा। तो ये मिनिमम, ये जो मिनिमम वैल्यू होगी इसके डायमेंशन की, तो ये कितना आ गया 7, तो ये मोर देन इक्वल टू 7 होगा। ठीक है जी, देख लो। तो यहाँ से इंटरसेक्शन जो है, ये इसका नाम मैंने जस्ट ये रखा था, तो यहाँ से आ गया मोर देन इक्वल टू 7, यहाँ लिखा क्या है इसने, तो यही आंसर है ना। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 8 कैसे आया, तो यहाँ से हमने जो निकाल रखा है ये मोर देन इक्वल टू 8 निकाल रखा है ना, लेस देन इक्वल टू तो नहीं। अच्छा, लेकिन हो सकता है W1 इंटरसेक्शन W2 जो है, जो पहले मैं लगा रहा था, तो इसने यहाँ से क्या किया है, यहाँ से कहा है कि लेस देन इक्वल टू 9 होगा डिस्टिंक्ट, सो डायमेंशन ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज जनरली स्ट्रिक्टली लेस देन 9। ऐसे कैसे बोल सकते हैं जनरली, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 डिस्टिंक्ट सब स्पेसिस हैं, मतलब सेम नहीं है, कहना चाह रहा है डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो एक कम होगा, जरूरी थोड़ी है डिस्टिंक्ट सब स्पेसिस है तो। अगर बोलते हैं डिस्टिंक्ट डायमेंशन के हैं तो समझ आता है, लेकिन डिस्टिंक्ट सब स्पेस होने का ये मतलब थोड़ी है, ये जरूरी नहीं ना, ये जनरली है, क्योंकि ट्रू तब बोलेंगे जब हमेशा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है लेस देन इक्वल टू 9 है, जो हमने शुरू में किया था यहाँ पे, कि जो पहला स्टेटमेंट लिखा था ये वाला, कि इसका डायमेंशन लेस देन इक्वल टू 9 है, तो 9 भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 9 ही हो, ऐसा कोई केस हो सकता है जहाँ पे 9 ही हो, अगर तीनों इक्वल हो गया तो वो तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो भी ऐसा हो सकता है कि इंटरसेक्शन इक्वल ना हो, बट फिर भी दो सब स्पेस को इक्वल कब बोलेंगे हम, मतलब सेट सबस्पेस सेट होता है ना। 9 तो तब होगा ना जब तीनों की जो कंडीशन होती है वो मोर और लेस सेम हो। जैसे W1 इक्वल टू W सेट हो गया, तो दो सेट कब इक्वल होता है, जब इसके सारे एलिमेंट इसको, इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। लेकिन इसने ये बता रखा है W1 इक्वल नहीं है W2 के, और ये इक्वल नहीं है W3 के, इक्वल नहीं है इसका, लेकिन डायमेंशन तीनों का सेम है, इक्वल तो नहीं है, डायमेंशन सेम है। तो इसकी वजह से ये कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन होगा वो W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, ये स्ट्रिक्टली क्या होगा, सबसेट होगा इन सब का, है ना, क्योंकि इक्वल कब आ सकता है ये तीनों का इंटरसेक्शन किसी एक के इक्वल कब आ सकता है, या 9 कब हो सकता है डायमेंशन, क्योंकि सुपर सेट तो हो नहीं सकता, तो डिस्टिंक्ट है तो इंटरसेक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्ट सबसेट होगा, किसी का इक्वल तो नहीं आ सकता, तो इसलिए डायमेंशन एक कम हो जाएगा, इसलिए ये लॉजिक लगा रहा है, ठीक है ना। उसने जो लॉजिक लगाया है कि डायमेंशन लेस देन इक्वल टू 9 होगा, लेकिन इंटरसेक्शन का डायमेंशन 9 कब होगा, जब ये W1 W2 W3 इनमें से किसी एक के या तो इक्वल हो जाए, या ऐसा हो कि 9 डायमेंशनल सबस्पेस हो। क्योंकि ये कह रहा है डिस्टिंक्ट है तो तीनों डिस्टिंक्ट है, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कंप्लीटली 9 डायमेंशनल सबस्पेस नहीं आएगा, तो इसलिए इसने 8 किया है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट होने की वजह से। तो ये क्या किया, लेस देन इक्वल टू 8 किया है, कि ये 9 से है लेकिन डिस्टिंक्ट है, तो उसका 9 तो नहीं हो सकता, तो उस केस में जो डायमेंशन है वो लेस देन इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि 9 ही इसका डायमेंशन तब रह जाएगा जब ये तीनों को या तो कंटेन करेगा या किसी एक के साथ ओवरलैप कर जाए,
इंटरसेक्शन, तभी होगा, बताओ। ठीक है सर। आई थिंक ये लॉजिक दिया है इसने। इक्वल नहीं, आई थिंक डिस्टिंक्ट होने की वजह से ऐसा किया है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो ऐसा नहीं कर पाते हम। फिर आपका नेक्स्ट जो है 44 है ना। तो 44 में ये कह रहा है कि एस सेट ऑफ मैट्रिक्स ए है सच दैट, ये जो मैट्रिक्स है ए आई जे इज 0 for 1, 0 और 1 मुझे लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए, क्या है 0 और 1 होना चाहिए फॉर ऑल आई जे, फॉर नहीं होगा और होगा, ठीक है। 0 और 1 फॉर ऑल आई जे, समेसन ए आई जे 1 है, ईच रो का सम 1 है और ईच कॉलम का सम भी 1 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ठीक है ना। देखो यहाँ थोड़ा सा फॉर जो लिख रहा है ना आपको वो और है, तो चेक करो, अब निकाल पाओगे इसने क्या बोला है। नहीं सर, ये तो समझ गया था कि क्या पूछा है, वो आंसर नहीं पता लगा कैसे अच्छा आया। आंसर नहीं पता लगा है, ओके। तो एक मिनट, ठीक है ना। तो अब बताइए, तो इसमें क्या, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ दिस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज दिस, इसने ये किया है, हम लोग ट्राई करते हैं। देखो तो इसने ये कहा है हमें कि 44 नंबर क्वेश्चन में कि हमारे पास एक 5 × 5 की मैट्रिक्स है, ठीक। टोटल कितना है, 5 × 5 की मैट्रिक्स है। ईच एंट्री या तो आपको 1 यूज करना है या 0 यूज करना है, ठीक है। और आप बताइए, है ना, तो टोटल 25 एंट्री होंगे ना इसमें, तो ठीक है 25 एंट्रीज टोटल होंगी। अब आपको ईच एंट्री 0 या 1 लेना है, और ईच सम का, ईच रो का सम 1 होना चाहिए, ईच कॉलम का सम 1 होना चाहिए। तो आप सोचिए ऐसा कब पॉसिबल है, मतलब फर्स्ट रो में एक 1 होगा बाकी सब 0 होगा, सेकेंड रो में हाँ एक ऐसे 1 होगा बाकी सब हमने 0 होगा, थर्ड रो में एक 1 होगा बाकी सब 0 होगा, फोर्थ रो में एक 1 बाकी सब 0 है, फिफ्थ रो में बाकी एक 1, एंड सेम फॉर द कॉलम। बट किसी एक कॉलम में भी 2 बार 1 नहीं आने चाहिए था, हमें ऐसे अरेंज करना होगा, समझ रहे हो। तो 0 तो चलो फिक्स है, 1 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, जरा समझो। एक मतलब मुझे क्या करना होगा, 5 बार 1 रखना है, ठीक है। तो अगर तुमने यहां 1 यहां रख दिया, तो अब इसमें 1 नहीं रख सकते हम यहां पे, तो या इनमें से किसी एक पोजीशन पे 1 रखना होगा। एग्जाम्पल अगर यहां 1 रख दिया, तो फिर अब, है ना, इनमें 1 नहीं रख सकते, इनमें तो रख नहीं सकते, फिर यहाँ 1 रख सकते हैं, मान लो तुमने यहाँ 1 रख दिया, फिर यहाँ 1 रख सकते हैं। यही 5 पोजीशन पॉसिबल है। अभी एक केस लिखा हूं मैं, तो इस आसान केस अगर मैं लिखता तो ऐसा लिख देता, 1 2 3 4 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये एक केस है। ऐसे कितने केस आप बना सकते हैं, क्वेश्चन सोचिए आप।
इज इट नॉट परमुटेशन ऑफ 5 नंबर्स? हाँ हाँ है ना? 5 नंबर, मुझे एक्चुअली इनडायरेक्टली आप समझिए कि एक बॉक्स है, ये जो 5 पोजीशन है ना, जैसे इसमें से एक जगह 1 रखना है, तो उसने क्या किया, बाकी को, अब तुम्हारे पास एक रख दिया ना कहीं पे 1, यहाँ 5 चॉइस है, फर्स्ट रो में आपके पास 5 चॉइस है, कहीं एक जगह 1 रख दोगे तो नेक्स्ट रो में आपके पास अब 4 चॉइस है एक्चुअली। ठीक, तो 5, ठीक है सर। अगले में 4 चॉइस है, अब अगले में कहीं भी तुम रख दोगे 4 चॉइस में एक 1 रख दिया, अब तीसरे चॉइस, तीसरे मतलब तीसरे रो में आपके पास 3 चॉइस बचा अब, एंड सो ऑन, तो ये चल रहा है। सर मतलब 5 फैक्टोरियल हो गया हाँ एग्जैक्टली परमुटेशन। exactly. तो परमुटेशन ऑफ 5, तो 120 मैट्रिक्स आप बना पाओगे एक्चुअली। ठीक है सर। ठीक है जी, सो ये तो हो गया इनका। सर 19 जी क्वेश्चन। जी जी, 1 बाई 1। सो चैट में आप, हाँ 19 है ना आपका, एक मिनट आते हैं, 16 21 19। सर हाँ इस वाले क्वेश्चन में जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पूछा है वो हाँ नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है ना। हाँ, तो मैट्रिक्स, तो एस में एलिमेंट मैट्रिक्स है भाई, एस में एलिमेंट क्या है, व्हाट इज एलिमेंट ऑफ एस? हाँ मैट्रिक्स, टोटल कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, जैसे एक आइडेंटिटी हो गया, दूसरा पोजीशन चेंज कर लो, वैसे अकॉर्डिंग कितने मैट्रिक्स बना पाओगे, टोटल 120 मैट्रिक्स बना पाओगे। तो 16 में क्या डाउट है जी, किनका डाउट है, 16 बताओ, 16 है ना, 16 21। 19 हाँ नहीं नहीं, इनका है वंजी भी साका, 16 में बताओ क्या है। ये सर, सर इसमें सोल्व करते टाइम सॉल्यूशन में समेशन वाले टर्म को तो ई इनवर्स रख दिया, उसके बाद कन्वर्ज कैसे कर रही है सीक्वेंस, वो समझ नहीं आया। अच्छा, n प्लस 1/n दिस, फिर a n प्लस 1 यहाँ हो गया, टर्म तो बढ़ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सीरीज में इसने a n प्लस 1 यूज कर लिया है ना, तो सीरीज में जब a n प्लस 1 यूज कर लिया है, इसने s किसको माना है, s मान लिया उस सीरीज को, ठीक है, समेसन टर्म को। अब समेसन टर्म को अगर s मान लिया है, सो व्हाट अबाउट, तो ये तो कुछ वैसा नहीं हो गया, एक मिनट, जैसे 16 में अगर खोलें हम, ए एन इज n प्लस 1/n, और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या होगा, ए एन प्लस 1 लिखेंगे तो a1 इंटू दिस प्लस a2 इंटू, है ना, तो यहाँ तो कुछ ऐसा आ जाएगा, a1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस a2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही होगा। एक मिनट, a2 से ही स्टार्ट होगा कि an प्लस 1 है, तो यहाँ a2 से स्टार्ट होगा, तो a2, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस a2 अपॉन n को अगर हम 1 रखेंगे क्या आएगा, तो a2 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस a3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस a4 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस, ये चलता रहेगा, तो इससे क्या आया, नहीं मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक, यहाँ पे an प्लस 1 शायद नहीं होगा, और e की पावर माइनस 1 अपॉन n है। ठीक है, वो तो सही है, तो मान लो, कह रहा है अज्यूम करो n बराबर n प्लस 1/n s है, तो s ये कैसे हो गया, s तो an प्लस 1 भी था उसमें, s में जो था, ना इसने गलती किया है, जो ये an है, ये कह रहा है n प्लस
एन इनवर्स ई की पावर -1 है, तो फिर तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी ये तो, है ना। तो ये कुछ मुझे लगता है टाइपिंग क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों गलत है इसमें, कुछ ऐसा लग रहा है। किसी को समझ आ रहा है क्वेश्चन? मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक है, n+1 तो नहीं होगा। सो तो ये गलत है क्वेश्चन, इसको स्किप करो, इसमें मुझे लग रहा है कुछ क्या लिखने की कोशिश किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ए एन में सीरीज an+1 घुसा दिया, इसमें क्या मतलब है? तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है ना, इसको इग्नोर करो, इसको चेंज करवा देंगे। नेक्स्ट जो है आपका 16 के बाद 21, जो जिस तरह से चैट में जिस ऑर्डर में लिखा ना उसी ऑर्डर में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो 21 में क्या है? सर ये समझ नहीं आया बिल्कुल। x1 x2 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ IID नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ log x होल स्क्वायर फाइनाइट है, और zn जो है x1 x2 xn का रूट n है। नहीं, यहाँ भी ना ये लोग लिखने में ना टाइपिंग ये जिसने किया है ना उसने ठीक से नहीं किया है। देन द पॉजिटिव कांस्टेंट c कैन बी चूजन सो दैट द रैंडम वेरिएबल c टाइम्स zn की पावर रूट n हैज अ नॉन। हम्म तो यहाँ पे मेरा कुछ और कहने की कोशिश किया है कि सो दैट द रैंडम वेरिएबल दिस cn zn c टाइम्स zn की पावर रूट n हैज अ नॉन डिजेनरेट लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो c क्या होना चाहिए, है ना? हैज अ नॉन डिजेनरेट लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ये zn मुझे लग रहा है यहाँ पे जो zn इसने लिखने की कोशिश किया है ना वो ऐसा है, x1 x2 अप टू xn इसकी पावर रूट n होगा, तो जिसको उसने इनटू में किया है मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ जो है c टाइम आपका zn है, और इस पूरे की फिर से रूट n लगा रखा है, तो इसका मतलब है c टाइम इसको लिखेंगे x1 x2 xn इसका रूट n और इस पूरे की पावर रूट n, यही ना। तो ये कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि c की पावर रूट n, एक मिनट, इस सम नहीं था प्रोडक्ट था ना, तो इसकी पावर n टाइप का होगा। तो इसके लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हमें, IID नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश किया है ये? अच्छा, ये रूट है, देखो वहाँ पे कुछ और लिख रखा है, यहाँ पे कुछ और लिख रखा है, तो ये स्क्वायर रूट है वहाँ पे, है ना, या स्क्वायर रूट नहीं, nth रूट है, ठीक है। तो ये चीज़ है।
ये सब ना इसमें एक क्वेश्चन में एरर है, ठीक है ना, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो तो यहाँ जो कह रहे हैं nth रूट है, मतलब ये पावर 1/n टाइप का होगा, है ना, ये पावर 1/n टाइप का होगा। यहाँ भी मुझे लग रहा है वैसे ही होगा। रूट एन जो लिख रहा है पावर 1/n या n, लगता है इसमें मिस्टेक है, इसको बोलता हूँ ठीक करेगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ और दिखा है, जेड एन यहाँ ले लिया इसने ई की पावर, तो लॉग लेंगे तो 1/n बाहर आ गया, ठीक है, 1/n बाहर आ गया, समेसन लॉग एक्स आई, यहाँ तक तो ठीक है। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा देगा, तो दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल दिस, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, लॉग जेड एन, तो यहाँ ठीक है। ये फाई कहाँ से आया, व्हाट इज फाई, फाई सीडीएफ है तो। अच्छा, फाइव पीडीएफ एक्चुअली, तो पीडीएफ ऑफ, पीडीएफ एज अ फंक्शन ऑफ दिस, ये आ जाएगा जेड एन, तो यहाँ पे म्यू प्लस सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, जो इसने लिखने की कोशिश किया है ना उसको ट्राई करते हैं, देखो यहाँ तक तो ठीक है। अगर लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग जेड एन हमारा होगा यहाँ पे 1/n लॉग एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n, ठीक, ये आ जाएगा। अब ये जो है लॉग एक्स आई कुछ है ना, मान लो वाई है, तो ये एक्स बार टाइप का हो गया, है ना, लॉग जेड एन जो है, या अगर मैं वाई आई ले लेता हूँ लॉग एक्स आई को, तो ये वाई आई टाइप का हो गया, तो लॉग जेड एन इज वाई बार टाइप का हो जाएगा, है ना। और फिर हमारा थ्योरम क्या कहता है, रूट एन वाई बार माइनस म्यू, तो जो भी इसका म्यू मीन होगा कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर, लेकिन ये म्यू तो वाई का मीन है, इसने क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि लॉग एक्स आई का मीन म्यू है, ऐसा तो नहीं लिखा है, तो सिग्मा कहाँ से आया, म्यू कितना, इसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी करेक्ट करवाता हूँ, इसमें मिस्टेक आपकी गलती नहीं, हमारी गलती है। अ, हम्म ठीक है ना, इन दोनों में मिस्टेक है, इनको बोल दिया मैंने, 16 21 ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 19 बताइए जी, इनका है क्या है इसमें, तो सर इसमें मैं सोचा कि जी, हम्म सर अगर बॉक्स 1 चूज किया होगा तो
एक हेड आएगा, हाफ प्रोबेबिलिटी बॉक्स 2 तो डबल हेड का एक 1/4 तो, और 1 हेड का 2/4 प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके सम कर दिया बस, तो आंसर 3 आया मेरा। अच्छा एक मिनट चेक करते हैं। एन अर्न कंटेन बॉल्स नंबर्ड 1 2 3। तो एक अर्न है जिसमें 3 बॉल है, जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक। अभी फर्स्ट अ बॉल इज ड्रॉन, तो तीनों में से कोई भी एक बॉल आ सकता है। एंड देन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। नंबर ऑफ टाइम्स सोन ऑन द ड्रॉन बॉल। अच्छा, तो उतनी बार मैं टॉस करूंगा जितना फर्स्ट बॉल आया तो एक बार कॉइन टॉस होगा। सेकेंड बॉल आया, मतलब 1 2 3 लिखा है बॉल पे, सेकेंड बॉल आया तो 2 टाइम टॉस करेंगे हम कॉइन को। थर्ड बॉल आया 3 बार टॉस करेंगे। देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स। जी तो आप क्या कह रहे हैं? सर मैं बॉल 1 आया तो हेड 1 हेड और हाफ प्रोबेबिलिटी, बॉल 2 आया तो डबल हेड का 1/4 प्रोबेबिलिटी, और 1 हेड का हेड टेल और टेल हेड करके 2/4 प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके सम कर दिया। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका 19 है, इसको हम ऐसे समझते हैं। सो E1 है कि बॉल 1 आएगा, E2 बॉल 2 आएगा, E3 बॉल 3 आएगा, ठीक। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे है, अभी मान लेता हूँ x जो है xn, लेट से ये जो होगा x1 है, और क्या हुआ है कि ये क्या नंबर ऑफ हेड्स कुछ काउंट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स निकाल रहे हैं ना। हाँ, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स, x इज नंबर ऑफ हेड्स, तो मैं बोलता हूँ x1 इज नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 1 die is rolled, 1 coin is tossed ना, 1 coin is tossed। x2 होगा नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 2 coins are tossed, ठीक है, 2 coins are tossed। एंड x3 होगा when 3 coins are tossed। okay, now the question is expected number of heads निकालने हैं आपको। सो यहाँ 3 सिचुएशन है ना, तो हमें EX चाहिए, तो यहाँ EX कैसे आएगा? सर हाँ सर मैंने ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, जैसे कि हमें ये नंबर जो बॉल के ऊपर नंबर है उसको एक रैंडम वेरिएबल मान लिया, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 आ रही है, और 2 टॉस में एक्सपेक्टेड हेड एक ही आएगा। ये बाइनोमियल कितना होगा? नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने मतलब जो ये बॉल के ऊपर नंबर है उसको रैंडम वेरिएबल मान लिया जो हाँ वैल्यू ठीक है, 1 2 3 ले रहा है, हाँ वो भी सही है। तो 1 2 3 तो उसकी ये, एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 आ गई, और फिर वो बाइनोमियल 2 को हाफ से 1 आ गया। ये है। अच्छा, तो यहाँ सिचुएशन है, देखो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ। सो EX चाहिए ना मुझे, तो ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू, एक कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का ये फॉर्मूला भी होता है, x गिवन E1, ठीक है। x है नंबर ऑफ हेड्स, ये तो अलग अलग में डिफाइन किया, x इज जस्ट नंबर ऑफ हेड्स आया। तो ये x के 3 पॉसिबिलिटीज मैं समझाने के लिए जस्ट लिखा हूं। तो ये x1 है, इसको मैं x1 बोल रहा हूं। तो ये आप समझ सकते हैं कि दिस इज x गिवन E1 काइंड, दिस इज x गिवन E2 काइंड, x गिवन E3 काइंड, ऐसा है कुछ। तो या तो मैं अलग अलग PMF निकाल के फिर वो करूं, है ना। ये आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जैसा लग रहा होगा। ये एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी के बजाय मैं एक्सपेक्टेशन लिख रहा हूँ। एंड ऐसे ही तीसरा E3 की क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन E3, दिस इज x3 एक्चुअली, है ना। सो वैसा है। अब अगर आपसे पूछा जाए
है ना, नंबर ऑफ हेड्स इन वन टॉस, तो बाइनोमियल एक ही नंबर ऑफ ट्रायल है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो यहाँ से ई एक्स कितना आता, तो ये ई एक्स वन यहाँ पे कितना है, एन पी हाफ, यहाँ ई एक्स टू ये हो जाएगा 1, यहाँ ई एक्स थ्री बाई टू यहाँ पुट कर लो, तो इसमें अगर आप पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, मतलब देखो ये जरूरी ना आप इसी अप्रोच से करो, किसी और अप्रोच से भी करोगे आंसर सेम आना चाहिए, अगर अप्रोच सही है तो देखते हैं। तो ईच की वैल्यू तो हमने रैंडमली एक बॉल सेलेक्ट कर लिया ना, तो 3 बॉल था, 3 चॉइस है, ईच की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ये 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 तो कॉमन ले लेता हूँ, अब बचेगा तीनों का सम करना है, तो हाफ प्लस 1 प्लस 3/2 तो कितना आएगा जी, तो ये कुछ 1/3 इंटू ये कितना हो गया 3, तो ये कट के 1 आ गया, चेक कर लो। अलग अलग सिचुएशन है ना, तो अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सिचुएशन विल हैपन 1/3, एंड इफ दिस सिचुएशन हैपन देन व्हाट इज द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, then this, so 1/3 into this, what is the probability this situation will happen 1/3, if this happens then what is the expectation this, what is the probability will this will happen, if this happens then what is the probability of what is the expected value, तो इस तरह से 1/3 into this 1/3 into this 1/3 into this। हाँ जी, तो ये तो हो गया। हाँ जी हार्दिक आप कुछ कह रहे थे, बताइए, तो वो मैं सुना है ठीक से, क्या ऐसे कर रहे थे किसी और तरीके से? नहीं, मैंने जैसे कि जो बॉल के ऊपर नंबर है उसको एक रैंडम वेरिएबल मान लिया, तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 आ गया, फिर तो ऑन एन एवरेज मतलब एक्सपेक्टेड हम 2 बार उछालेंगे उसको, मैं समझ गया, ये आपका coin 2 को। आ गया, ये मेरा भी 2 आया, ये कितना है 3 आया यहाँ पे, तो मतलब आपका मैंने कितना फॉर्मूला है? से नहीं किया, मैंने लॉजिकली कर लिया अच्छा ठीक है वैसे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ठीक है ना वैसे भी, बस ये पूछना था। बाइनोमियल एक्स कॉमा हाफ, तो तुम्हें x/2 टाइप का होगा, और x यहाँ यूनिफॉर्म, x जो है वो यूनिफॉर्म 1 2 3 है, और जो हमारा पूछा है एक्सपेक्टेड वाला पूछा ना, तो y गिवन x टाइप का बोल दो, तो मुझे ये चाहिए, ये क्या आएगा y गिवन x, तो मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ y चाहिए, तो आएगा e ऑफ x/2, और यहाँ से एक्सपेक्टेशन कितना आता है 6/2 आ जाएगा ना, हाँ, तो 1/2 इंटू 2 बराबर 1। तो ये अप्रोच उस सॉल्यूशन में यूज़ किया गया है, जो सॉल्यूशन वहाँ लिखा है ना वो ये सॉल्यूशन है, मैंने उसी को दूसरे तरीके से किया है, इन्होंने अलग तरीका बताया, मतलब कई तरीके से भी आंसर सेम ही आएगा। तो जो सॉल्यूशन लिख के उन्होंने बताया वो ये अप्रोच है जो मैंने यहाँ लिखा है, कि 3 में से कोई भी एक बॉल चूज किए जा सकते हैं, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 1/3 1/3 1/3, तो वो x बोल दिया मैंने उसको। अब y गिवन x, अब x 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, y यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ, है ना, नंबर ऑफ हेड्स, या है ना, अभी इसी को यहाँ पे y बोल देता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स को ही, ये y है, नंबर ऑफ हेड्स बोल दो, तो ये भी नंबर ऑफ हेड्स ही है यहाँ इसके लिए, इसके करस्पॉन्डिंग। तो y गिवन x जो हमारे पास है, तो 2 अलग अलग चीज़ हो जाएगा ना, इससे अच्छा कुछ मैं नाम अलग दे देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 2 अलग अलग मेथड हो गया ना यहाँ पे, तो इसमें मीनिंग अलग अलग दोनों का। यहाँ जो y है नंबर ऑफ हेड्स है, यहाँ x जो है, तो बेटर है इसको मैं x ही कर देता हूँ और इसको मैं y कर देता हूँ, तो आपको समझने में ईजी रहेगा। तो फिर समझ पा रहे हो जी, मैं दोबारा लिख देता हूँ देखो, वरना नोटेशन में कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि y है यूनिफॉर्म 1 2 3, मतलब कोई भी एक बॉल आ सकता है, x यही है, अब इसी x के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ, तो x गिवन y होगा बाइनोमियल y कॉमा 1/2। अब मुझे ई एक्स चाहिए, तो डबल एक्सपेक्टेशन लगाना आता है आपको, ई ऑफ है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है ई ऑफ x गिवन y, तो ये आ जाएगा ई ऑफ y/2, क्योंकि इसका मीन y/2 होगा, और इसका मीन, तो इसका मीन कितना आता है यूनिफॉर्म 1 2 3 का, है ना, n + 1/2, तो 3 + 1 4/2 2 आएगा, तो 1/2 इंटू 2 आंसर इज 1। तो ये एक दूसरा अप्रोच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगला जो डाउट है इनका 14 एंड 37, 14 डिस्कस हुआ कि नहीं, तो 14 एंड 37, 14 में क्या है, ये तो पहले भी लोगों ने पूछा है, ग्राफ बनाओ मॉड हटाओ, क्या डाउट है भाई इसमें, इसमें ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना सर सकते हो? इसमें ब्रेक नहीं हो रहा था। कैसे ब्रेक नहीं होगा भाई, मॉड कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है देख लो, इसमें क्या ही है,
ये तो अभी कितनी बार तो बता चुके हैं वही, अलग अलग बच्चा पूछता है। अब ये ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ किसी को, लेकिन वही कोई अलग पूछा होगा। ये तुम्हारा सैंपल यहाँ पे मतलब जो क्या बोलते हैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है, सो इसमें ग्राफ बनाओ। तो ये अब किसका ग्राफ बनाना है हमें, हमें मॉड x माइनस वाई देखना है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ये ना, क्योंकि मॉड हटाना, सॉरी मॉड को हटाना है, तो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है x माइनस वाई वो देखना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो x माइनस वाई 0 कहाँ होता है, x इज इक्वल टू वाई पे, तो यहाँ पे है x माइनस वाई 0, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट है 0 1, तो x माइनस वाई -1, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वाई 1, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई 2, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई -2। देखो भाई पॉइंट कोऑर्डिनेट क्लियर है ना, ये है x है -1 y है 1, ये है x1 y1, ठीक है, इधर है x1 y -1, ये पॉइंट है x में -1 y में भी -1। देख लो सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट जो कॉर्नर लिखा हूँ, क्या ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे ये पॉइंट है तो ये तो है ना x, ये ओरिजिन है मेरा 0 0, ये ओरिजिन है, तो x पे y एक्सिस पे ना x 0 है y -1 है, इस तरह से ये 0 1 था ये वाला। बताओ भाई तो इस वाले रीजन में क्या होगा, मॉड x माइनस वाई पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, हाँ जी जिसका डाउट है उससे पूछ रहा हूँ। x माइनस वाई का रेंज इस वाले रीजन में क्या है जो सेट कर रहा हूँ उसमें कहाँ से कहाँ तक है, देख नहीं रहा क्या, x माइनस वाई -1 से -2 नहीं है, तो -1 से -2 के बीच का नंबर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, सर नेगेटिव। फिर तो कहाँ डाउट है अब, तो इस रीजन पे इंटीग्रेशन करो और मॉड हटा के माइनस लगा दो क्योंकि नेगेटिव है, फिर ऐसे ही इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, फिर ऐसे ही इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, फिर इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, 4 अलग अलग 1 2 3 4 पार्ट में। तो उसने 2 पार्ट में ही क्यों किया वहां पे, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है, तो 4 पार्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको तुम कंबाइन कर सकते हो, यहाँ x माइनस वाई 0 है, x माइनस वाई माइनस इस पूरे रीजन में, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा रीजन है इसमें नेगेटिव है मॉड x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई जो टर्म है वो नेगेटिव है, और जो नीचे वाला टर्म है वहाँ क्या है x माइनस वाई पॉजिटिव है। इसमें जो है x माइनस वाई पॉजिटिव है तो इसने 2 पार्ट में ब्रेक किया है, इस पे अलग इंटीग्रेशन करो इस पे अलग इंटीग्रेशन करो, हो गया। इसमें मॉड को हटा के माइनस लगा दो, ये जो ब्लैक वाला रीजन है, ये रेड वाला रीजन है, मॉड को हटा के प्लस लगा दो। ओके सर हो जाएगा। 37 में क्या है, तो बताओ 37 में क्या है, क्या डाउट है इसमें। 5 क्रॉस 5 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल नंबर है, बी 5 क्रॉस 5 है, उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, अच्छा आई चूज जे, तो आई थ्रो जेथ काउंटर कॉलम है आई सी जे, और कंसीडर 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स गिवन इन ब्लॉक फॉर्म दिस। तो क्या करना चाहते हो बताओ। सर इसमें ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ट्रेस के लिए कोई प्रॉपर्टीज हैं क्या? हाँ यहाँ पे आई थिंक ये 0 है ना बॉटम वाला, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी आई थिंक हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है जब ये ब्लॉक 0 है ना, ये तुम देख सकते हो गूगल करोगे ब्लॉक मैट्रिक्स तो विकिपीडिया पेज भी पढ़ लोगे वहाँ भी पता चल जाएगा। तो ये 0 है ना, तो इसका सी का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी ही आता है, ये थ्योरम है ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए, इसीलिए जैसे वहाँ भी इसने थ्योरम लिखा है ना। सेम ट्रेस के लिए कि a प्लस बी का ट्रेस सी के ट्रेस के बराबर होगा। हाँ वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज तो यही कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, क्योंकि जब तुम लिखोगे तो ए खुद 5 क्रॉस 5 का है और बी खुद 5 क्रॉस 5 का है ना, तो जो इसके डायगोनल है फिर इसके डायगोनल आ जाएंगे, बाकी तो ये ऊपर है 5 क्रॉस 5 वाला और एक 0 ये 0 है 5 क्रॉस 5 वाला, तो ये जो डायगोनल्स होंगे तो इसी के डायगोनल्स होंगे ना। ये चीज़ एक मैट्रिक्स है इसके 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से
सो वैसा है, यहाँ a प्लस बी जो आएगा, यहाँ a वाला है, यहाँ b वाला है, तो जो ए बी के डायगोनल्स होंगे वही यहाँ पे आएंगे, है ना। तो ये ट्रेस जो होगा उसका हो जाएगा, यहाँ पे होगा ऐसा। ओके सर। और सर वहाँ पे अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं होता ब्लॉक तो में ऐसा तो उसका एक अलग रिजल्ट है, तुम देखो बुक में देख सकते हो या ऑनलाइन देख सकते हो कि इसका एक अलग रिजल्ट है। फिर वैसा नहीं कर सकते, अगर मान लो जीरो की जगह डी होता तो ऐसा नहीं बोल सकते डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, उसका एक फार्मूला है, वो तुम देख सकते हो, उसमें इनवर्स इनवर्स के टर्म में कुछ आता है। ओके। हम्म, ठीक है। आगे क्या है भाई जिनका बचा है, 3 में क्या डाउट है, थर्ड। थर्ड बताइए। अच्छा तो ये तो इसने, एक मिनट तुम्हारी आवाज नहीं आई, मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। ए बी द 5x4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट the space of all solution of the linear system AX transpose is 1 2 3 4 5 transpose, और ये है here M transpose you know transpose of matrix M, then the rank of A equals। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो दे रखा है तुम्हें, क्या दे रखा है, देखो यहाँ X एक्चुअली ना, सिस्टम क्या है, AX ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यही ना, और ए तुम्हारा 5x4 की मैट्रिक्स है। सो ए है 5x4, 5 रो है 4 कॉलम है, है ना। तो इस तरह से है, तो ऐसा होगा, लेकिन कॉलम में 1 2 3 4 है, इस तरह से ना, मुझे समझाने के लिए कि ये एंट्रीज हैं ये। तो ऐसा है, तो ए एक्स क्या होगा, एक्स आएगा 4x1 का, ठीक है, तो ये 5x1 है। ओके, तो ये सिस्टम कुछ वही ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का है, जिसने ट्रांसपोज लिख रखा है वो छोड़ो, अभी मैं ऐसा लिख देता हूँ, जस्ट ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का है, और आपको सॉल्यूशन दे रखा है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या ना, ये अगर सॉल्यूशन ध्यान से देखोगे तो ये जो सॉल्यूशन एक्स इसने दे रखा है ना, मतलब एक्स ट्रांसपोज उसने वहां लिखा है, एक्स में लिख देता हूँ, तो एक्स जो इसने दे रखा है कि 1 + 2s 2 + 3s 3 + 4s, एक सॉल्यूशन है, क्या है, this set of such that space of all solution of the linear system, ये 5x4 है ना, तो 4x1 होना चाहिए। सर वही वहाँ पे मतलब एस कैसे ले रहे हैं? वो तो ठीक है, अभी एक मिनट को, such that the space of all solution of linear system this given by this, लेकिन मतलब स्पेस ऑफ सॉल्यूशन तब यहाँ 4 आएगा, एक और आएगा, मतलब एक और मिस हुआ है, 1 2 3, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा होगा, 4 + 5s, अच्छा वहाँ तो लिखा है ना, लेकिन वहाँ क्या लिख दिया है, s कर दिया है जस्ट, 1 + 2s 3s, अच्छा s है, तो s यहाँ लिखा नहीं है इसमें ना, 3 ही है, वहाँ तो s कह रहा है ऐसा। द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज द फ्री वेरिएबल a बाई विच रैंक नलिटी थ्योरम, देखो एक मिनट, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि इस सॉल्यूशन स्पेस में कितने फ्री वेरिएबल है, देखो तुमने अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इसको ऐसा होता है b0 प्लस, या इसको मैं बोलूँ कि ऐसा समझो x0 + s इंटू x1, ऐसा समझो, अभी ये है, तो x0 में ये वाले आएंगे और x1 में ये वाला आएगा। होता क्या है, देखो लोग क्या करते हैं, मतलब एक रिजल्ट ये है कि दिस सिस्टम कैन फर्दर बी रिटन एज a x0 इज इक्वल टू b एंड a x1 इज इक्वल टू 0, ऐसा, जहां पे ये जो x है वो x0 + x1 है। तो ऐसा सिस्टम में लिखेंगे ना, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ x0 जो पहला वाला टर्म आएगा, x0 यहाँ पे जो आएगा, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, तो ये x0 वेक्टर ये है और x1 ये है। तो मेनली मतलब ये एक थ्योरम है, ये तुम्हारे लेवल का, हालांकि JMMS लेवल का है नहीं, तो थ्योरम ये होता है कि जब इस तरह से सॉल्यूशन में पहला टर्म कांस्टेंट हो, दूसरा टर्म कोई वेरिएबल, मतलब इस मैं कॉमन भी तो ले सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता था ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये एक टर्म इसमें गायब है, उसको मैं ऐड करवा दूंगा, 1 2 3 4 प्लस s इंटू
2 3 4 5 ऐसा है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये एक्चुअली जो सॉल्यूशन होता है ना, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। ये एक थ्योरम है। तो होमोजीनियस सिस्टम का ये सॉल्यूशन है, और इसमें कितने फ्री वेरिएबल है? तो ये जो होमोजीनियस सिस्टम है इसका सॉल्यूशन जो है हमारे पास ये है s इंटू 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये जो होमोजीनियस सिस्टम है इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें एक फ्री वेरिएबल है। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल जो होता है वो डायमेंशन बनाता है, मतलब नल स्पेस का डायमेंशन 1 है यहाँ पे। ये जो ए का जो नल स्पेस है उसका डायमेंशन जो होगा वो 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि नल जो सॉल्यूशन स्पेस नल स्पेस है उसमें एक फ्री वेरिएबल, इसलिए नल मतलब नलिटी 1 है। कहने का मतलब इसका नलिटी 1 है, और नलिटी 1 है तो रैंक प्लस नलिटी क्या होता है मैट्रिक्स में? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है। तो रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ कॉलम, तो नलिटी 1 है तो रैंक प्लस नलिटी, और कॉलम इसमें 4 है तो रैंक प्लस नलिटी बराबर 4, तो रैंक आ जाएगा 3। ये पूछा ना, रैंक ऑफ ए इक्वल्स। तो ये यहाँ थोड़ा सा इसने लिखने में गलती किया है तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये जो होगा 1 + 2s 2 + 3s 3 + 4s। जैसे वहाँ इसने सिर्फ s लिख दिया है तो या तो मैं सिर्फ s कर दूं तो भी चलेगा, लेकिन इसको लिखो तो भाई इसको लिखा क्यों नहीं है? तो ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, सच दैट s बिलोंग्स टू r। एक मिनट, तो इसमें सही में था ना, s बिलोंग्स टू r। मैंने वैसे सॉल्व कर दिया 4 + 5s लेके, मतलब वही चीज़ है। यहाँ s लिखेंगे तो 0 + s है, ये 1s है, तो वैसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। सो थ्री के बाद क्या है तुम्हारा? 3 के बाद जो है 16 तो हो चुका है, आई थिंक ना, 16 17 हमने डिस्कस किया है शायद। 16 हो गया है हाँ इसमें। 16 हो गया, 16 में गलती है क्वेश्चन में। 17 देखते हैं। 17 में क्या बोल रहा है? अ स्पोर्ट्समैन्स चांस ऑफ शूटिंग एन एनिमल एट अ डिस्टेंस r इज a² / इसमें r²। सब हाँ, इफ ही मतलब फायर्स, पूछना ये था बोलो। कि जैसे शूट करने का चांस है तो a/r² हो जाएगा, हम्म मतलब कि विन का मतलब ऐसे मान के चले तो। ठीक है, हाँ। और स्केप बॉल है वो 1 - a/r² हो जाएगा। तो हम मतलब 2a से स्टार्ट हो रहा है, 3a 4a .na तक जा रहा है। हम्म मतलब na तक मतलब वो मार सकता है डिस्टेंस तक। हाँ, तो जैसे मतलब यहाँ पे है, प्रोबेबिलिटी एक मिनट, ये 0 है तो ये खुद यहाँ पे खड़ा है, तो एनिमल 2a पे होगा या 3a पे, जो भी है, स्पोर्ट्समैन है ना, एनिमल को फिट कर रहा है ना, 4a चलता जाएगा। हाँ ठीक है,
देन मतलब उसमें मतलब बस यही पूछना था कि प्रोबेबिलिटी जो हम एस्केप का निकालेंगे जो, हाँ तो उसमें जैसे कि मल्टीप्लाई तो अच्छा, तो ये escapes कहता है इफ ही मिसेज एट डिस्टेंस एन ए, चलो फॉर एग्जाम्पल 2A पे मिस कर गया, इसका क्या मतलब है? द एनिमल एस्केप्स, भाग जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस पे नहीं ठीक शूट कर पाया। 4A पे एस्केप होने का क्या मतलब है? कि ये 2A पे भी शूट नहीं कर पाया, है, मिस हो गया। 3A पे भी शूट नहीं कर पाया, एंड 4A पे भी शूट नहीं कर पाया, ये मतलब है ना। हाँ यस। तो NA पे स्किप होने का क्या मतलब इफ मिस एट NA, हाँ तो क्या होगा स्किप की प्रोबेबिलिटी? अगर मैं बोलता हूँ 4A पे स्केप हो गया, स्केप एट 4A, इसका मतलब है 2A पे भी स्केप हुआ है, 3A पे भी हुआ है, तभी तो 4A पे शूट करने की नौबत आई, वरना पहले ही शूट हो गया होता। यही है ना। हाँ yes, तो वही हाँ स्किपिंग एट 2A इंटू 3A इंटू एंड में मल्टीप्लाई करते हैं और में प्लस करते हैं, तो इस तरह से समझ आया। तो इसमें ओके सर, तीन बस तीन ये बार इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई होगा 2 से लेके, अगर 4A पे बात करेंगे 2A पे 3A पे 4A पे स्केप की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। और इसे सर मतलब जैसे हम उल्टा भी निकाल सकते हैं ना कि तब A/R² है। हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो। आप बोल रहा हूँ कि A/R² है तो 2A पे जैसे कि अगर मार दिया तो हम्म मतलब शूट हो जाएगा, मतलब हिट हो जाएगा। हाँ, तो मतलब हम वैसे भी करके निकाल सकते हैं क्या कि मतलब तुम्हें तब किसकी उसका प्रोबेबिलिटी है? टोटल। शूट करने के निकाल लो, शूट करने के निकाल लो, हाँ। ठीक है। odds against the sportsman in what? odds against the sportsman in skipping, आई थिंक escape की बात कर रहा है ना ये, escape की बात कर रहा है, तुम शूट की बात कर रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पे escape का ही बोला है कि वो misses at escape animal escapes। तो मतलब एक का निकालेंगे तो दूसरा का निकालना ही पड़ेगा, वो ऑड निकालना है तो विन का निकालेंगे तो विन बाई लॉस होगा अच्छा ना। 1 माइनस हो जाएगा ना, वो तो हो जाना चाहिए 1 माइनस करके। हाँ हाँ वो तो हो ही जाएगा ना। जैसे ऑड अगेंस्ट कोई बोलता है ना, यहाँ क्या बोला हुआ है, ऑड अगेंस्ट, तो ऑड अगेंस्ट समथिंग, मान लो ऑड अगेंस्ट इवेंट ई, तो इसका मतलब ये होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, रेशियो ले लो, ये है, ये फॉर्मूला है। तो अगर एक आ जाएगा तो 1 माइनस करके दूसरा नहीं आ जाएगा, उससे आ जाएगा। हाँ yes। 26 में क्या है देखो, 26 जो है, बताओ इसमें इसका क्या है। सर हम्म कोई फॉर्मूला होता है क्या? odd sample of size n, odd sample of size n from uniform 0 1 population, variance of distribution of median is, variance of distribution of median, तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर मीडियन का वेरिएंस निकालना पड़ेगा, यही ना। तो ऑड सैंपल लिया साइज n का, मतलब सैम्पलिंग का क्वेश्चन है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बोल रहा है ये, यूनिफॉर्म 0 1 है, ऑड सैंपल लिया इसने, सो मीडियन हम लोग कैसे निकालते थे कि n+1/2 PDF इज इक्वल अच्छा, तो ये ऐसा कर रहा है कि जैसे मान लो ऑड सैंपल है, फॉर एग्जांपल x1 x2, सैंपल साइज तुम्हारा कुछ ले लो 2n+1 है एग्जांपल के लिए, ठीक है। अच्छा ऑड सैंपल ऑफ साइज n, साइज n है जो कि ऑड है, मतलब n कहना चाह रहा है ऑड नंबर है, ये कहना चाह रहा है n जो है वो ऑड नंबर है, तो लाइक 2m+1 टाइप का, ठीक है। तो x1 x2 xn, तो xn का मतलब क्या हो गया, x1 x2, तो नाम दे रहा हूँ जिसमें x2m+1, तो एक सैंपल है साइज 2m, सैंपल साइज इसको बोलते हैं सैंपल साइज n, n तो ऑड नंबर है। तो यहाँ मुझे ये कहना, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया एक्चुअली, कि वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन, तो मतलब ये मीडियन ऑफ सैंपल मीडियन इसको लिखना चाहिए, है ना, इसको लिखना चाहिए सैंपल मीडियन, ये जो मीडियन है ना, मीडियन की जगह सैंपल मीडियन कर देते हैं, तो वो सही हो जाएगा। तो सैंपल मीडियन पता है आपको क्या होगा,
मीडियन का है ना, मीडियन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सैंपल मीडियन क्या होगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारे पास 2m+1 रैंडम वेरिएबल्स है, इसका मीडियन क्या आएगा? बताओ सैंपल मीडियन क्या होगा? xn+1/2। हाँ कर है ना। तो इसमें जो है ना मिडिल टर्म कौन, देखो पहले तो ये होता है तुम्हारे पास 2m+1 नंबर्स हैं, इसका मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? पहले इसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ब्रेक करोगे, x1 x2 एंड सो ऑन x2m+1। अब बताओ इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा? इसमें जो बता रहे थे ना ऑड है ना, तो n+1/2th टर्म है ना। 2m+1 + 1/2। हाँ कितना होगा m+1th टर्म, तो m+1th हाँ, ऑर्डर स्टैटिस्टिक हो गया एक्चुअली, ये है इसका मीडियन। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि तुम्हारे सैंपल है तो मीडियन की जगह सैंपल मीडियन, सैंपल मीडियन का वेरिएंस बताओ। तो यहाँ तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ m+1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये पूछ रहा है, जहाँ n 2m+1 है। तो तुम्हें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे इसने फिर वही सर हम्म मतलब कि वो m+1th का फिर पीडीएफ निकाल के हाँ उसका इस वेरिएंस हाँ निकालेंगे। इसका पीडीएफ निकाल के फिर इसका वेरिएंस निकालेंगे। हमारा ईच ये यूनिफॉर्म 01 है, ईच एक्सआई यूनिफॉर्म 01 है। तो यूनिफॉर्म 01 के सैंपल में, अच्छा इसका थ्योरम है ना डायरेक्टली, तो ये कितना होगा यूनिफॉर्म में? तो ये थ्योरम होता है ना कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बीटा फर्स्ट काइंड, ये तो डायरेक्ट थ्योरम था ना, n r कॉमा n माइनस r प्लस 1, सो n माइनस हाँ r प्लस 1, यही ना, n माइनस r प्लस 1, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूनिफॉर्म 01 में बीटा r कॉमा n माइनस r प्लस 1, तो n तो 2m+1 ही है, तो ये हो गया बीटा फर्स्ट काइंड m+1, n तो है 2m+1, n को 2m+1 ले रखा है तो घटाओ 2m+1 माइनस m-1, कितना आ जाएगा? ये m+1 चेक करो। तो ये आ -m। गया, तो ये हो गया, तो ये आपका आ गया आंसर। अब इसका वेरिएंस निकालना है, तो इसका तो मुझे अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वेरिएंस ऑफ बीटा का। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ व्हाट इज वेरिएंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन? अल्फा बीटा या अल्फा हाँ इंटू बीटा बाई अल्फा तो प्लस बीटा का अल्फा होल स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, हाँ 2m+2+1 एंड देन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा यस सो 2m+2। अब इसको n के टर्म में लाओ क्योंकि आंसर n में है, तो 2m+1 को n लिख देना है ना। जो 2m+1 है उसको n कर दो, जहां जहां 2m+1 n कर दो, या n में आंसर चाहिए तो m की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो n है n-1/2, तो जहां जहां m दिख रहा है उसको रख दो n-1/2, तो आंसर n में नहीं आ जाएगा, देखो तो हो गया, इससे ही आ जाएगा, m+1 स्क्वायर तो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये 4 बढ़ जाएगा ना क्योंकि 2 बाहर आएगा तो 4 हो गया, तो ये 1 ये 4। अब यहाँ 2m+1 को हम कर देते हैं n, तो ये n+2 हो गया, ये आंसर है, इतना ही सॉल्यूशन है, उसने इतना लंबा चौड़ा किया जरूरत ही नहीं, ये रहा आंसर है ना, ये हो जाएगा। तो दिस इज आंसर। ओके सर। इसने पूरा अपना उतना कैलकुलेट किया है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, फिर वो वेरिएंस निकाला है। तुम्हें थ्योरम डायरेक्टली पता, थ्योरम यूज कर लो। अब देखो जैसे इतना अगर थ्योरम याद नहीं है तो इतना करना पड़ेगा, थ्योरम याद है तो इतने में हो गया, तो यहाँ से डायरेक्टली तो ये इसलिए फायदा होता है डेफिनेशन थ्योरम याद होने से कि आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है ये। अगला क्या है आपका डाउट 33, तो बताइए इसमें क्या है, ये भी थ्योरम ही इसमें लगा। सर हाँ हाँ वो सी ऑप्शन जो है जी उसमें जैसे कि मैं ई ऑफ एक्स अगर निकालेंगे एक्स लैम्डा कॉमा ए है, ठीक है, तो मतलब लैम्डा बाई ये अल्फा बाई बीटा होता है, तो वो मतलब वो कैसे प्रूव किया है कि मीन अल्फा ये ए बाई थ्योरम है ना लैम्डा हो सीधा गया सीधा है। भाई। एक्स क्या है, एक्स है गामा लैम्बडा कॉमा ए। अब देखना होगा ये नोटेशन क्या यूज करता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो ये ना इन लोगों को पीडीएफ लिखना चाहिए कि पीडीएफ क्या है, क्योंकि इसने नोटेशन अपने हिसाब से यूज कर लिया। अब ये गामा लैम्बडा ए क्या होता है,
तो एक्चुअली हम लोग क्या जानते हैं, y है गामा, दूसरा लिखा लैम्बडा बी। तो ये एक्चुअली वैसा है जो मैं क्लास में लिखता हूँ, गामा अल्फा 1 बीटा, तो ये उस टाइप का लिखना चाह रहा था, अल्फा 1 की जगह ए है इसका, ये ऐसा है जो मैं क्लास में यूज़ करता हूँ। अल्फा 2 कॉमा यहाँ पे लैम्बडा है, तो मतलब ए इज अल्फा 1, बी इज अल्फा 2। तो तुम क्या जानते हो x प्लस वाई का सर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? गामा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमन लेंगे। इसने वही यूज़ किया है, तो इसने क्या किया होगा, ए बी को ऐड किया होगा, देखो, क्योंकि ये नोटेशन जो है ना गुप्ता कपूर का नोटेशन है शायद, या हाँ गुप्ता कपूर वाले बुक में शायद ये नोटेशन है, तो इसने गुप्ता कपूर वाले बुक से क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसका ये नोटेशन है। मैं जो पढ़ाया हूँ क्लास में वीके रोहत की है ना, ये उसका नोटेशन है, कैसेला बर्गर इन सब का जो नोटेशन है वो मैंने यूज़ किए है। तो ये गुप्ता कपूर वाले बुक में ये नोटेशन उसने वहाँ से बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मैं क्लास में जो लेकिन ये सर लिख, हाँ, जैसे हम्म, मीन मीन ऑफ एक्स होता है वो अल्फा बाई बीटा होता है, तो नहीं वो डिपेंड अल्फा करता है हम क्या पीडीएफ ले रहे हो। इसने क्या लिखा है, इसने मीन एक्स क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन लैम्डा लिखा है। तुम जो कह रहे हो वही तो लिखा है इसने भी, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से तुम लिख रहे हो अल्फा 1 अपॉन लैम्डा लिखोगे ना, तो इसने, मैं कह हाँ रहा हूँ हाँ नोटेशन अलग अलग है। जो हम लोग गामा अल्फा बीटा लिखते हैं ना, तो गुप्ता कपूर वाली बुक में उसको गामा बीटा अल्फा लिखा हुआ है। नोटेशन का फर्क है, जो हम अल्फा बीटा बोल रहे हैं वो उसको बीटा अल्फा बोल रहा है, तो वैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा जो तुम्हें यहाँ पे फील हो रहा है ना, क्योंकि ये अलग बुक से क्वेश्चन लेकिन बनाया गया सर है। हाँ, बस मतलब वही था कि मतलब लैम्डा फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, अब अपनी जगह सही है। गामा एक्चुअली यहाँ पे ना इन लोगों को नोटेशन एक्सप्लेन नहीं है, वो नोटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है ना, उससे जो आपको लगता है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग इसका मीन होगा लैम्डा अपॉन ए, उसने लिखा है ए अपॉन लैम्डा, यही ना वहाँ, क्योंकि उसने वैसा नोटेशन फॉलो किया है। नोटेशन का मतलब मैं कह रहा हूँ चक्कर है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही है ना वो लिखो। अभी एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि गामा लिख देगा, वहां पे पीडीएफ दिया होगा, आपने देखा होगा कि जो भी जैम के पीवाई क्यूज हैं उसमें फर्स्ट पेज पे गामा का पीडीएफ लिखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ देख के आप बता पाओगे कि मीन उसका क्या होगा। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसको बोलता हूँ पीडीएफ ऐड करेगी, है ना, और मैं इसका पीडीएफ लिख, जो इसने गामा यहाँ लिखा है ना, इसने जो गामा इसने लिखने की कोशिश की है लैम्डा ए, इसका पीडीएफ होगा गामा ए लैम्डा की पावर ए, ठीक है ना। सो ये ऊपर होगा लैम्डा की पावर ए, इसने जो लिखा है ये है, तो पीडीएफ दे देगा तो आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपका कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसने पीडीएफ नहीं लिखा है, तो आपको जो नोटेशन आता है आप उस नोटेशन के हिसाब से इसके नोटेशन को मैच कर रहे हो, लेकिन इसका नोटेशन जस्ट रिवर्स है जो हम जानते हैं या जो आप जानते हो, तो इस तरह से है। तो इसका पीडीएफ ये है, जो पीडीएफ, ये गुप्ता कपूर वाली बुक देखोगे आपको समझ आ जाएगा क्या चक्कर है। ये इसका पीडीएफ है, ये जो बुक वालों ने लिखा है ना उसका ये है, जबकि मैं जब इसको यूज करूंगा तो इसका ये है गामा, हम लोग क्या लिखते हैं ए कॉमा लैम्डा लिखेंगे, इसने लैम्डा ए लिख रखा है, तो ये अलग अलग बुक का चक्कर है। गुप्ता कपूर में ये लिखा हुआ है इसी पीडीएफ को, बीके रोहतगी में ये लिखा हुआ है इसी पीडीएफ को, पीडीएफ कॉमन रहेगा, नोटेशन अलग अलग है ना, तो उसके हिसाब से देख सकते हो। तो इस पीडीएफ में जो मीन होता है ई एक्स, मीन नहीं चेंज होने वाला है ना, मीन तो वही रहेगा, क्या रहेगा ए अपॉन लैम्डा, यही है। लेकिन आपको लग रहा होगा यहाँ पे ना लैम्डा अपॉन ए होना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसा नोटेशन समझ रहे हो, तो इसका ऐसा है यहाँ से, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मेन आपका है। ठीक 58, जो आपका ये 58 है, बताइए। इसमें सर जब मैंने निकाला मेरा आंसर आया 1.16, अच्छा, तो एक्स नहीं ये तो गलत है, ये 1.183 कैसे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 1.83 हो सकता है क्या? हाँ, इसने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, बीटा तो प्रोबेबिलिटी है पावर, और प्रोबेबिलिटी 1.83 इसका आ गया है, तो इसका गलत है इसका मतलब, है ना। वहाँ वहाँ 1/9 - 3 होगा, 6 होगा ना सर, कहाँ पे? वहाँ सॉल्यूशन में उसने 3 लिख दिया है। हाँ वही गलती शायद हुआ है ना,
क्या होगा, x हमारे पे क्या है, यूनिफॉर्म b कॉमा बी स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर, पावर वाले में देखिए ना, हाँ वही कह रहा हूँ, अंडर h1 में तो b3 है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यूनिफॉर्म 3,9। 39। हाँ, तो यहाँ से जो पीडीएफ आपका आएगा 1/6 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो 1/3 कर दिया उसने, वहाँ पे 3 कर दिया, उसने गलती किया है। तो क्या आंसर आ रहा आपका? मेरा 1.16, पावर आएगा 0.91। 1.16 ना। ठीक है, तो इससे हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप कंपेयर कहाँ कहाँ से ले जाओगे, 3.5 से 9 तक, हाँ तो अपॉन 6 हो जाएगा। तो अपॉन 6, 5.5 अपॉन 6, तो 1 से कम आ जाएगा ना, ठीक है। ओके जी, सो तो हमने ये टेस्ट 51 डिस्कस किया है। अभी कुछ बच्चे जो नए ज्वाइन किए, जो 10 मॉक टेस्ट उसका वो है, तो अभी कल का क्या करते हैं, अभी कितने टेस्ट वहाँ अपलोड हो गए, T2 फुल लेंथ अभी तक अपलोड हो चुका है, तो वो कह रहा था 70s में दिखा रहा है, तो कौन सा टेस्ट उसको बोला नहीं उसने। चलो अभी कल एक काम करता हूँ, कल FLT देखते हैं 75, ठीक है ना। तो ये एक बार करके आओ, देखते हैं क्या है इसमें 70s में। FLT 75 का डिस्कशन कल होगा, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा।